All right, kids, welcome back to the online class. So, in our previous class, we attempted the question of Malcolm and Marshall. हमने पिछली दो क्लासेस में जब हमने जेपीवी का क्वेश्चन अटैम्प्ट किया, जेपीवी लिमिटेड का, जेजी पोप एंड सेट का, उसके बाद हमने एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, द टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुडविल्स एंड द डिफरेंस बिटवीन गुडविल एंड परचेज एंड प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन. कि सर, क्या गुडविल और परचेज रियलाइजेशन क्या गुडविल और प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन सेम चीज है? अगर सेम है तो ठीक है सर, अगर सेम नहीं है तो क्या डिफरेंस है? हमने वो बहुत डिटेल में अंडरस्टैंड करके मैल्कम एंड मार्शल का लास्ट क्लास में क्वेश्चन अटैम्प्ट किया था. हमने बाकायदा मैल्कम एंड मार्शल के रियलाइजेशन अकाउंट में सारी वर्किंग शो की कि सर, गुडविल अलग है और प्रॉफिट या लॉस ऑन रियलाइजेशन इज डिफरेंट. हम इससे पहले उसकी वर्किंग भी कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं कि सर, गुडविल डिफरेंट चीज कहलाती है और प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन डिफरेंट होता है. आज इसी कॉन्सेप्ट को फर्दर स्ट्रेंथन करते हुए हम अपने पास पेपर्स के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने जा रहे हैं. लेट्स स्टार्ट फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम पास पेपर. वर्कबुक पे हमारे पास मौजूद है पेज नंबर 32 पे द क्वेश्चन ऑफ आर्थर एंड बेलेंडा. बड़ा अच्छा सवाल है, पास पेपर का सवाल है. आई थिंक दिस इज फ्रॉम आई थिंक दिस इज फ्रॉम 2019 और 20. ये 2019 या 2020 का सवाल है. स्टार्ट करते हैं, अटैम्प्ट करते हैं. पेज नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 3, आर्थर एंड बेलेंडा. अच्छा, मैं आपको यहाँ पे एक चीज क्लियर करा दूं. रिमेंबर लास्ट टाइम, लास्ट टू क्लासेस से मैं आपसे क्लास में एक बात कर रहा हूं कि जो जो क्वेश्चंस मैंने आपके सामने बनाए हैं, जो प्रेजेंट किए हैं, चाहे वो जेपीएस का क्वेश्चन हो, चाहे वो मैल्कम एंड मार्शल का क्वेश्चन हो, क्वेश्चन 1 और 2, मैंने आपको बताया था बच्चों, ये बहुत डिटेल सवाल है. ये जो मैल्कम एंड मार्शल का सवाल था सर, ये बहुत डिटेल क्वेश्चन था. इससे पहले जो जेपीएस और जेपीवी लिमिटेड का क्वेश्चन था सर, बहुत डिटेल क्वेश्चन था, बहुत डिटेल. मैं आपको ये गारंटी दे दूं, पास पेपर्स में आपको इतने डिटेल क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे. यू वोंट बी फाइंडिंग एज मच डिटेल क्वेश्चंस इन पास पेपर. पास पेपर के क्वेश्चन थोड़े से स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, सीधे होंगे. वो पुराने फॉर्मेट के क्वेश्चंस थे हमारे पास. चलें, बिजनेस सेल में एग्जामिनर किस तरीके से पास पेपर में क्वेश्चन टेस्ट करता है, आइए स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. Sir Arthur and Belinda had run a successful partnership for some years. They had shared profits and losses equally. They decided to retire, and VC PLC agreed to buy the business on 1st January 2020 for a purchase consideration of 300,000. नोट कीजिएगा, कह रहा है कि सर, दो पार्टनर्स हैं, आर्थर बेलेंडा, सक्सेसफुल पार्टनरशिप चला रहे हैं काफी सालों से, प्रॉफिट और लॉसेस इक्वली शेयर कर रहे हैं. डिसाइड किया रिटायर होने के लिए, और वीसीपीएलसी ने उनके बिजनेस को खरीदने का डिसीजन लिया, जिसकी परचेज कंसिडरेशन है $300,000. नोट कीजिएगा, यहां एग्जामिनर ने आपको परचेज कंसिडरेशन की अमाउंट बता दी है. यहां आपको एग्जामिनर ने परचेज कंसिडरेशन की अमाउंट बता दी है, $300,000 बता दी एग्जामिनर ने. अभी डिटेल्स नहीं पता, देखते हैं डिटेल्स में क्या मिलता है. कह रहा है स्टेट 3 रीजंस. अब आप देखो, आपने इससे पहले दो क्वेश्चंस किए ना, जेपीएस के और मैल्कम एंड मार्शल के, जेपीवी लिमिटेड और डायनेमिक लिमिटेड में, उसमें थ्योरी नहीं थी. आप नोट करो, उसमें थ्योरी नहीं थी. पुराने पैटर्न में थ्योरी नहीं होती थी, नए पैटर्न में थ्योरी, इतनी ज्यादा थ्योरी टेस्ट होती है. मतलब आप तो समझ लो 25 मार्क्स में मिनिमम मिनिमम 9 मार्क्स की थ्योरी, मैक्सिमम अप टू 16 17 18 मार्क्स की थ्योरी टेस्ट होती है. आप देखो, कह रहा है स्टेट 3 रीजंस वाई पीएल वीसी पीएलसी माइट वांट टू बाय द पार्टनरशिप. कह रहे 3 रीजंस बता दो क्यों वीसी पीएलसी पार्टनरशिप बिजनेस को खरीदना चाह रहा है. नंबर 1, टू अक्वायर द कस्टमर्स. नंबर 2,
more sales. Number 3, good location. Number 4, goodwill of partnership, brand image of partnership business, good name of partnership business. You can go with as much as many रीजंस. तो आप अंडरस्टैंड कीजिएगा, पार्टनरशिप बिजनेस को वो इसलिए खरीदने के फैसला किया होगा कि सर पार्टनरशिप की अच्छा नाम, अच्छी गुडविल, अच्छा प्रोडक्ट, ऑलरेडी एग्जिस्टेंस इन द मार्केट, लोकेशन अच्छी होगी. तो ये सारी रीजंस आप इधर केटर कर सकते हो. स्टेट 3 वेज इन विच द परचेज कंसिडरेशन माइट बी सेटल्ड. सर 3 वेज मांगे, टोटल 4 तरीके हैं. कैश और बैंक, प्रेफरेंस शेयर्स, ऑर्डिनरी शेयर्स और डिबेंचर्स. तो सर ये आप 4 में से कोई 3 बता देना. कैश, बैंक, प्रेफरेंस शेयर्स, ऑर्डिनरी शेयर्स, डिबेंचर्स, इन 4 में से कोई 3 बता देना. सर थ्योरी हो गई, 6 मार्क्स शीट डन. वी आर डन विद द थ्योरी ऑफ दिस 6 मार्क्स. स्ट्रेट फॉरवर्ड थ्योरी आ गई. अब आगे एग्जामिनर कह रहा है, आर्थर सेज दैट as there were only 2 partners, he is entitled to receive half of the purchase consideration. अब आप देखो, सवाल में हमें पहले ही बता दिया, 2 पार्टनर्स हैं, आर्थर और बेलेंडा. दोनों प्रॉफिट लॉस भी आधा आधा शेयर करते हैं इक्वली. वीसी पीएलसी ने ऑफर दिए 3 लाख की. आर्थर कह रहा है क्योंकि हम सिर्फ 2 ही पार्टनर्स हैं, परचेज कंसिडरेशन की 3 लाख का आधी अमाउंट मुझे मिलनी चाहिए. अब एडवाइस करना है बेलेंडा को. एडवाइस बेलेंडा, वेदर और नॉट शी शुड एग्री टू आर्थर रिसीविंग हाफ ऑफ द परचेज कंसिडरेशन. जस्टिफाई योर आंसर. अब आप देखें, 6 नंबर की ऊपर थ्योरी, 5 नंबर की ये थ्योरी. अब तक बिजनेस सेल के सवाल में न्यूमेरिकल कहीं नहीं आया है. 11 नंबर की सिर्फ थ्योरी है अभी तक हमारे पास. चलें, एग्जामिनर यहां पे आपसे पूछना चाह रहा है, बेलेंडा को एडवाइस करो, बेलेंडा को एडवाइस करो कि क्या उसे आर्थर की इस डिमांड पर अग्री करना चाहिए कि हाँ भैया उसको आधी परचेज कंसिडरेशन मिलनी चाहिए. जस्टिफाई करना है. तो आप सुन लीजिएगा बच्चों, जब ये जस्टिफिकेशन की बात आ जाए और 5 नंबर का सवाल हो, तो इसका मतलब आपको दो तरफा जवाब देना होता है. आपको दो तरफा जवाब देना होता है. आपको पहले आर्थर के फेवर में बात करनी है, फिर आपको आर्थर के अगेंस्ट बात करनी है, और एंड में आपने रिकमेंड करना है, जस्टिफाई करना है, तो एडवाइस करना है. मैं आपके सामने यहां पर अटैम्प्ट करने जा रहा हूं पेज नंबर 32, और इसकी थ्योरी मैं आपको खुद दिखाऊंगा. पेज नंबर 32, आर्थर एंड बेलेंडा. आर्थर एंड बेलेंडा, क्वेश्चन ऑफ बिजनेस सेल, पार्ट सी. सर पार्ट सी अंडरस्टैंड कीजिएगा. सवाल है, एडवाइस करो बेलेंडा को कि क्या उसको आर्थर की इस डिमांड पर अग्री करना चाहिए कि सर हमारे पास 2 पार्टनर्स हैं बस, और मुझे आधी परचेज कंसिडरेशन मिलनी चाहिए. ये मांग रहा है, आर्थर की डिमांड है ये. बेलेंडा को एडवाइस करना है कि क्या उसे अग्री करना चाहिए या नहीं. नोट कीजिएगा, गौर से देखिएगा. बिकॉज देयर आर ओनली 2 partners and also they share equal profit or loss. Therefore, it seems that, अब आप देखो seems की बात कह रहा हूं, it seems that. अभी हमने यहां पे
वर्डिंग्स का बड़ा इंपॉर्टेंस होती है, वर्डिंग्स की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। तो हमने यहां पर अग्री नहीं किया है। इट सीम्स दैट, ऐसा लगता है, इट सीम्स दैट परचेज कंसिडरेशन should be divided equally, however। तो आप देखो, हमने पहले आर्थर के फेवर में बात कर दी कि सर, क्योंकि दो ही पार्टनर्स हैं और दोनों प्रॉफिट लॉस भी बराबर बराबर शेयर कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि परचेज कंसिडरेशन को बराबर डिवाइड होना चाहिए। लेकिन however, purchase consideration does not या is not splitted in regards of number of partners or even their profit loss ratio। Purchase consideration is always settled in relation to partners capital and करंट अकाउंट्स। अब हमने यहां पे बता दिया कि भाई, पहले हमने फेवर में बात कर दी कि सही है, दो ही पार्टनर्स हैं और प्रॉफिट लॉस भी बराबर ही है उनका। तो हाँ, ऐसा लगता है कि बराबर होना चाहिए परचेज कंसिडरेशन, लेकिन परचेज कंसिडरेशन तो कभी नंबर ऑफ पार्टनर्स और प्रॉफिट लॉस रेशो पे स्प्लिट ही नहीं होता। परचेज कंसिडरेशन तो सेटल होता है हमेशा कैपिटल और करंट अकाउंट की वैल्यूज पे। अब एडवाइस कर रहे हैं, इट इज एडवाइजेबल, it is advisable to Belinda that she should not agree to Arthur। एडवाइस कर दिया कि सर, उसे अग्री नहीं करना चाहिए। डन। एडवाइस भी कर दिया, जस्टिफाई भी कर दिया, सारी चीजें हमने बता दी एग्जामिनर को, दोनों तरफ बात कर ली। 5 मार्क्स, डन। तो अब आप देखो, 6 मार्क्स फॉर दिस थ्योरी, 5 मार्क्स फॉर दिस थ्योरी। आगे चलते हैं। कह रहे हैं वीसीपीएलसी टुक ओवर all the assets and liabilities of the partnership except for the bank account. The assets were revalued for the purpose of the sale। कह रहे वीसीपीएलसी ने सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज टेक ओवर किए पार्टनरशिप के, सिवाय बैंक अकाउंट के। और ये तो आमतौर पे लिखा हुआ भी होता है, मैंने बता दिया ये बाय डिफॉल्ट होता है। नहीं भी लिखा हुआ हो तब भी ये बाय डिफॉल्ट होगा। अगर बैंक अकाउंट टेक ओवर हो रहा है तो वो मेंशन्ड होगा, नहीं मेंशन तो बाय डिफॉल्ट टेक ओवर में बैंक अकाउंट इन्वॉल्व नहीं होगा। कह रहे एसेट्स वर रीवैल्यूड फॉर द पर्पसेस ऑफ द सेल। अब आप देखो, इससे पहले जेपीएस के क्वेश्चन में जेपीवी लिमिटेड ने एसेट्स को टेक ओवर करते वक्त रीवैल्यू नहीं किया था। डायनेमिक लिमिटेड ने मैल्कम और मार्शल से एसेट्स टेक ओवर करते वक्त उनको रीवैल्यू नहीं किया था। लेकिन वीसीपीएलसी आर्थर और बेलेंडा के एसेट्स को टेक ओवर करते वक्त उनको रीवैल्यू कर रहा है। नोट कीजिएगा,
आपको यहां बुक वैल्यूज दी हुई हैं और यहां रीवैल्यूड अमाउंट्स दी हुई हैं। यू गाइस शुड नो दिस थिंग। आपको बुक वैल्यूज भी दी हुई हैं, आपको रीवैल्यूड अमाउंट्स भी दी हुई हैं। प्रीमिसेस, इक्विपमेंट, व्हीकल्स, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड पेएबल्स। नोट कर लीजिएगा सर, आपके सामने वीसीपीएलसी 1 2 3 4 5 एसेट्स और एक लाइबिलिटी टेक ओवर कर रहा है। 5 एसेट, प्रेमिसेस, इक्विपमेंट, व्हीकल, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स, 5 एसेट्स और एक लाइबिलिटी टेक ओवर कर रहा है। गौर से देखो, प्रेमिसेस की वैल्यू थी 98,000, रीवैल्यू किया गया 168,000 पे। चलो जल्दी से बताओ, आर्थर बैलेंडा को रीवैल्यूएशन पे फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, आर्थर बैलेंडा को रीवैल्यूएशन में फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है? 98,000 की प्रीमिसेस थी उनकी बुक्स में, 98,000 की प्रीमिसेस थी उनकी बुक्स में, 168,000 पे वैल्यू हो गई। सर फायदा हो रहा है कितने का? ये देखिएगा, ये देखिएगा, 70,000। सर 70,000 का फायदा हो रहा है, 70,000 का फायदा हो रहा है। फायदा प्रॉफिट मैं ग्रीन से शो करूंगा, राइट। इक्विपमेंट, आर्थर बैलेंडा के हिसाब से इक्विपमेंट की वैल्यू थी 61,000 की। आर्थर बैलेंडा के हिसाब से इक्विपमेंट की वैल्यू थी 61,000, लेकिन उसको रीवैल्यू कर दिया गया 45,000 पे, उसको रीवैल्यू कर दिया गया 45,000 पे। सर नुकसान हो रहा है, नुकसान हो रहा है कितने का? 16,000 का, 16,000 का नुकसान हो रहा है, नुकसान हो रहा है, लॉस रेड से शो करूंगा। आगे देखिएगा, इसके बाद व्हीकल्स 14,800 के थे, रीवैल्यू कर दिए गए 14,950 पे। फायदा हो रहा है 150 का, फायदा हो रहा है 150 का। 14,800 की वैल्यू थी बुक वैल्यू, लेकिन 14,950 पर रीवैल्यू कर दिया गया, फायदा हो रहा है 150। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल्स, सॉरी इन्वेंट्री 31,270, 31,270 से 30,000 पे रीवैल्यू कर दिया गया, 1,270 का नुकसान, 1,270 का नुकसान, नोट कीजिएगा। इसके बाद ट्रेड रिसीवेबल्स 19,440 से 18,500 पे रीवैल्यू कर दिए गए। आई थिंक 940 आएगी वैल्यू, 19,440 माइनस 18,500, सर 940 का नुकसान, 940 का नुकसान आर्थर बैलेंडा को। और सर ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स 15,100 के ही थे और ट्रेड पेबल्स को 15,100 पे ही रखा है, ना कोई फायदा ना कोई नुकसान। अब एक काम कर लेते हैं, जरा गौर से देखिएगा, अगर हम इसको टोटल कर लें, अगर हम इसको टोटल कर लें तो सर आपको प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन मिल जाएगा। प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन 70,000 माइनस 16,000 प्लस 150 माइनस 1,270 माइनस 940, सर 51,000, 51,940 ये आ गया प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, ये आ गया प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। अच्छा सुनना जरा, ये तो हमने जुगाड़ू काम किया है, जुगाड़ू नहीं लॉजिकल है, लेकिन फॉर्मूला अभी फॉर्मूले से, फॉर्मूला डिफरेंट है हमारे पास, राइट। ये तो इंटरनल वैल्यू से प्रॉफिट और लॉस आ गया, फॉर्मूले से कैलकुलेशन अलग तरीके से होती है। हमने फॉर्मूलाज पढ़े तो हैं, ये देखिएगा ना, हमने फॉर्मूलाज लास्ट से लास्ट क्लास में पढ़े हैं, प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन का फॉर्मूला बाकायदा हमने पढ़ा है, तो अंडरस्टैंड कीजिएगा। अब जब मैं प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन निकालूंगा फॉर्मूले के थ्रू, सर वैल्यू सेम होनी चाहिए, वैल्यू क्रॉस चेक होनी चाहिए। एग्जामिनर कह रहा है suggest two reasons for the difference in the values for the equipment, कह रहे दो रीजन बता दो
इक्विपमेंट की वैल्यू में इतना डिफरेंस कैसे आ गया? 61,000 आर्थर बैलेंडा कंसिडर कर रहे हैं 61,000, लेकिन वीसीपीएलसी कह रहे हैं नहीं 45,000 से ज्यादा की वैल्यू नहीं है। तो 16,000 की वैल्यू में फर्क क्यों आया? सुनिएगा, रॉन्ग डेप्रिसिएशन अप्लाइड बाय आर्थर बैलेंडा। या तो आर्थर एंड बैलेंडा ने रॉन्ग डेप्रिसिएशन अप्लाई की हो, राइट? टेक्नोलॉजिकल रैपिड सडन टेक्नोलॉजिकल चेंज हुआ, सडन टेक्नोलॉजिकल चेंज, जिसकी वजह से आर्थर और बैलेंडा के अब इक्विपमेंट्स की वैल्यू कम हो गई हो। या यहां पर एक वर्ड आपको लिखा रहा हूं, यहां पर एक वर्ड आपको लिखा रहा हूं, ये वर्ड हम आगे जाकर पढ़ेंगे, नोट कर लीजिएगा, गौर से देख लीजिएगा। इम्पेयरमेंट, इम्पेयरमेंट। तो सर इम्पेयरमेंट इसका जवाब है, लेकिन ये आपने पढ़ा ही नहीं है, ये हम आईएएस में पढ़ते हैं। आपको सिर्फ इसका जवाब पता होना चाहिए। इम्पेयरमेंट क्या होती है रहने दीजिए, अभी नहीं पढ़ेंगे। तो आपको जवाबात में 3 जवाब दे दिए। सडन टेक्नोलॉजिकल चेंज, रॉन्ग डेप्रिसिएशन अप्लाइड बाय आर्थर बैलेंडर एंड इम्पेयरमेंट, ये 3 चीजें जिसकी वजह से इतना फर्क आ सकता है डेप्रिसिएशन की वैल्यूज में। आगे चलते हैं पार्ट E1। कह रहा है कैलकुलेट करो गुडविल, गुडविल वीसीपीएलसी की बुक्स में से और टोटल प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन जो पार्टनरशिप ने बनाया। सर अब आप अंडरस्टैंड कीजिएगा, हम ये पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि सर प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन का फॉर्मूला है, प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन का फॉर्मूला मैं आपके सामने यहां पर प्लीज गौर से देखिएगा, E2 की वर्किंग कर रहा हूं मैं यहां पर आपके सामने। E2 की पहले वर्किंग कर रहा हूं, प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। सर इसका फॉर्मूला है, प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन का फॉर्मूला है टोटल realized value of net assets minus total net book value of net assets। सर जो एसेट्स रियलाइज किए जा रहे हैं, रियलाइज का मतलब ट्रांसफर किए जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं, उनकी क्या वैल्यू रियलाइज हुई? रीवैल्यूड, रीवैल्यूड इसको कहते हैं। तो नोट कीजिएगा, यहां से हमें बुक वैल्यू मिलेगी और यहां से हमें रीवैल्यूड अमाउंट्स मिलेगी। आए रीवैल्यूड अमाउंट्स को पहले टोटल करते हैं, रीवैल्यूड अमाउंट्स को टोटल करते हैं। हामिद, हमजा, सईद, साद, अनस, मुतीब, शायान। बच्चों जरा मुझे टोटल तो करके बताओ, टोटल वैल्यू तो निकाल के बताएं। जरा रीवैल्यूड अमाउंट की टोटल वैल्यू निकाल के बताइएगा, अभी पता चलेगा ना कि आप लोग कितना सवाल में मौजूद हैं। मैं भी कर रहा हूं कैलकुलेशंस, आप भी कैलकुलेशंस कर दें। पहले मुझे जरा इसकी वैल्यू निकाल के दे दीजिए। सर 168,000, 45,000, 14,950, 30,000, 18,500 एंड 15,100। वैल्यूज आ गई, वैल्यूज आ गई। हामिद, हमजा, साद, सईद, अनस, शायान, मुतीब। हाँ जी बच्चों, वैल्यूज आ गई। वैल्यूज बताइएगा क्या वैल्यूज आई, रीवैल्यूड अमाउंट्स की जरा वैल्यू बताइएगा, क्या वैल्यू आई हमारे पास, क्या टोटल वैल्यू आ गई हमारे पास? सर टोटल वैल्यू आ गई हमारे पास, नोट कीजिएगा 261,350। वैल्यू आ गई हमारे पास 261,350। अब हो सकता है आप कह रहे हो सर हमारी वैल्यू तो ये नहीं आई,
हो सकता है आप में से कुछ स्टूडेंट कह रहे हो सर हमारी वैल्यू तो 291,550 आई है. इज इट राइट? इज इट राइट? यस प्लीज नोट कीजिएगा. सर 261,350 इसलिए आया 261,350 के बेटे आपने ये 15,100 को ऐड नहीं करना, इसको माइनस करना है. आपने 15,100 को माइनस करना है. सर माइनस इसलिए करना है, ये लाइबिलिटी है. नेट एसेट्स का फॉर्मूला क्या होता है? नेट एसेट्स का फॉर्मूला एसेट्स माइनस लाइबिलिटी. तो सर यहां तक सारे एसेट्स हैं और फिर आखिरी में एक लाइबिलिटी है. तो लाइबिलिटी माइनस करोगे तब जाकर आपको इसका टोटल मिलेगा 261,350. अब नोट कीजिएगा, अंडरस्टैंड कीजिएगा. वीसीपीएलसी ने कहा इन एसेट्स की वैल्यू है 261,350. अब इन एसेट्स की वैल्यू है 261,350. लेकिन जरा देखो आर्थर और बेलेंडा की बुक्स में इसकी क्या वैल्यू थी. आइए इस पे वर्किंग करते हैं, इस पे वर्किंग करते हैं. आर्थर और बेलेंडा की बुक्स में जो नेट एसेट्स की नेट बुक वैल्यू थी, जो नेट एसेट्स की नेट बुक वैल्यू थी 98,000 प्लस 61,000 प्लस 14,800, राइट, प्लस 31,270 प्लस 19,440 माइनस 15,100. सर आर्थर और बेलेंडा की बुक्स में इसकी वैल्यू थी 209,410. 209,410. मुझे सिंपल सा इतना सा जवाब दे दो, बस मुझे इतना सा जवाब दे दो. 2,09,410 के एसेट्स, 2,09,410 के एसेट्स को कितने पे रीवैल्यू किया गया? कितने पे रीवैल्यू किया गया? सर डिफरेंस निकाल लें इसका, डिफरेंस निकाल लें इसका. तो सर डिफरेंस आया हमारे पास 51,940. 51,940. चेक कर लो, चेक कर. हाँ भाई चेक कर, राइट, चेक कर लें बेटा. 51,940. ये पहले ही, ये वैल्यू तो पहले ही निकाल चुके थे, ये वैल्यू तो पहले ही निकाल चुके थे. सिर्फ अब क्रॉस चेक कराने का मकसद था. ये ये जुगाड़ू मेथड था, ये जुगाड़ू मेथड था, ये ऑथेंटिक मेथड है, ये रियल मेथड है. अब सर पार्ट E1 में, पार्ट E1 में हमसे एग्जामिनर ने गुडविल भी मांगी है कि यार गुडविल तो निकाल के दो. गुडविल का फॉर्मूला आप सबके सामने, गुडविल का फॉर्मूला परचेज कंसिडरेशन, परचेज कंसिडरेशन माइनस, ये देख लीजिएगा सर, परचेज कंसिडरेशन माइनस, नोट कीजिएगा, परचेज कंसिडरेशन माइनस टोटल रियलाइज वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स, टोटल रियलाइज वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स. तो अब आप मुझे एक बात बताएं, कितनी वैल्यू रियलाइज की थी? वीसीपीएलसी ने 261,350 की वैल्यू रियलाइज की थी. अच्छा आप मुझे इस सवाल का जवाब देंगे, आप लोग मुझे इस सवाल का जवाब देंगे. मुझे पूरी उम्मीद है कि जवाब अब बिल्कुल सही आएगा. 2,09,410 के एसेट्स थे आर्थर एंड बैलेंडा के. 2,09,410 के एसेट्स थे आर्थर एंड बैलेंडा के, जिनको वीसीपीएलसी ने रीवैल्यू किया 261,350 पे. आप मुझे ये बताओ, वीसीपीएलसी मान रहा है, वीसीपीएलसी
इस बात को एक्सेप्ट कर रहा है कि एसेट्स की वैल्यू है 261,350। तो सर ऐसे एसेट के 3 लाख रुपए क्यों ऑफर कर दिए? ऐसे एसेट्स के 3 लाख रुपए क्यों ऑफर कर दिए? गुडविल। अब आएगी वर्किंग गुडविल की। तो सर गुडविल आ गई हमारे पास, नोट कीजिएगा 38,650। 38,650 की गुडविल और 51,940 का प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। सर नहीं नहीं, कब से चल रही है यार, कब से चल रही है? अच्छा आपके पास से नहीं चल रही होगी, ओके। यहाँ तो कब से ओपन है, यहाँ तो कब से इनेबल हुई हुई है। ऑल राइट ऑल राइट, तो अब आप देखें सर, ये था न्यूमेरिकल, 3-3 नंबर के दो न्यूमेरिकल थे। दिस इज डन। सर एफ पार्ट में कह रहा है, एफ पार्ट में कह रहा है एक्सप्लेन द ट्रीटमेंट ऑफ द टोटल प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन मेड बाय द पार्टनरशिप इन E2। तो सर simple, total profit on realization is transferred to partners capital accounts in their profit loss ratio। इतनी सी बात है, बस एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन करना है। प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, टोटल प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन इज ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स इन देयर प्रॉफिट लॉस रेशियो। इसका पार्ट जी हम अभी अटेम्प्ट इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि सर ये लिमिटेड कंपनी को बिलोंग करता है और लिमिटेड कंपनी हमारा अगला टॉपिक है। मुझे बताएं क्या ये क्लियर हो गया? यस प्लीज बच्चों मुझे बताइएगा, इज दैट क्लियर? ऑलराइट किड्स, सो नो इश्यूज विद द क्वेश्चन नंबर 3, विद द क्वेश्चन नंबर 3 कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलते हैं अपने आज के सेकंड क्वेश्चन और आखिरी सवाल की तरफ। पेज नंबर 33 ऑफ योर वर्कबुक, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ बिजनेस सेल, क्वेश्चन नंबर 4। अंजलि एंड बेली trade as partners. They share profits and losses in the ratio 3:2. At 30 April 2016, the statement of financial position of the partnership was as follows। कह रहा है सर अंजलि बेली दो पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट लॉस 3:2 है, एसओएफपी दे दी गई है, एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स हैं, प्रेमिसेस, मशीनरी, व्हीकल्स, सामने हमें इनकी वैल्यूज भी बता दी गई हैं। फिर करंट एसेट्स बता रहा है एग्जामिनर, इन्वेंट्री है और ट्रेड रिसीवेबल्स हैं। आप नोट करो, मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करूंगा जिस तरीके से मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट करता हूं, स्टार्ट अडॉप्टिंग दोज टेक्निक्स, दोज थिंग्स, दोज स्ट्रैटेजी, ताकि आपको भी पेपर में सवाल करते हुए आसानी रहे। आप देखो करंट एसेट्स देखते ही मुझे ये बात समझ आ गई कि बैंक ओवरड्राफ्ट है। बैंक इन्होंने नहीं दिखाया अंजलि और बेली ने, तो बैंक इसका मतलब ओवरड्राफ्ट है। इसका मतलब इसके 5 एसेट्स हैं, 5 एसेट्स हैं, 3 नॉन करंट एसेट्स हैं, प्रेमिसेस, मशीनरी, व्हीकल्स, और 2 करंट एसेट्स हैं इसके, इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल्स। इसके बाद कैपिटल एंड लाइबिलिटीज, अंजलि और बेली ने 130,000 और 110,000 लगाए हुए थे बिजनेस पे रिस्पेक्टिवली। 240,000 कैपिटल था, करंट लाइबिलिटीज में ट्रेड पेबल्स, और ये देख लो कैश एंड कैश इक्विवेलेंस का मतलब है ओवरड्राफ्ट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंस का मतलब है, ये देख लीजिएगा यहां लिख रहा हूं, ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट। तो अब आप एक और चीज, इस सवाल को देखते ही मुझे एक और चीज भी समझ आ गई। अंजलि और बेली के करंट अकाउंट्स भी नहीं दिए हुए, अंजलि और बेली के करंट अकाउंट्स भी नहीं दिए हुए, बैंक ओवरड्राफ्ट है, करंट अकाउंट्स नहीं दिए हुए, 3 नॉन करंट एसेट्स हैं, 2 करंट एसेट्स हैं, एक बैंक ओवरड्राफ्ट है, एक एक ट्रेड पेबल है। आगे चलते हैं, कह रहे हैं, कह रहे हैं द पार्टनर्स एग्रीड टू फॉर्म a limited company XY Limited to take over their business। Additional information, अच्छा अंडरस्टैंड कीजिएगा, अंडरस्टैंड कीजिएगा इस बात को। ये सिंपल बिजनेस सेल ही है। XY लिमिटेड ने डिसाइड किया कि वो इस पार्टनरशिप को खरीद रहे हैं। अब XY लिमिटेड भी अंजलि और बेली की ही है।
एक्सवाई लिमिटेड भी अंजलि और बेली की है, लेकिन सर लीगल स्टेटस चेंज हो रहा है, लीगल स्टेटस चेंज हो रहा है। पहले पार्टनरशिप था, अब लिमिटेड कंपनी हो रहा है। भले इन्हीं की है, भले अंजलि और बेली की अपनी है एक्सवाई लिमिटेड, अंडरस्टैंड कीजिएगा, एक्सवाई लिमिटेड इज नाउ टेकिंग ओवर पार्टनरशिप बिजनेस, कहलाएगा बिजनेस सेल। क्या टर्म्स हैं, क्या ऑफर है, लिखा हुआ है सामने, पढ़ लेते हैं। कह रहा है 2 व्हीकल्स वर टेकन ओवर बाय द पार्टनर्स एट द फॉलोइंग वैल्यूएशन। कह रहा है 2 व्हीकल्स पार्टनर्स अपने पास रख रहे हैं, अंजलि 15,000 की वैल्यू पे, बेली 12,500 की वैल्यू पे। अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, पार्टनरशिप खत्म हो रही है, बिजनेस खत्म नहीं हो रहा। अंजलि और बेली की पार्टनरशिप खत्म हो रही है, अंजलि और बेली के बिजनेस को एक्सवाई लिमिटेड टेक ओवर कर रहा है। जो व्हीकल्स हैं अंजलि और बेली के पास बिजनेस में, उसमें से एक व्हीकल अंजलि रख रही है अपने पास 15,000 की वैल्यू, और एक व्हीकल बेली रख रही है 12,500 की वैल्यू पे। हमने पढ़ा है डिसोल्यूशन में, हमने पढ़ा है रीवैल्यूड अमाउंट्स, हमने पढ़ा है रीवैल्यूड अमाउंट्स या एग्रीड वैल्यू। एग्रीड वैल्यू बोलो, रीवैल्यूड अमाउंट्स बोलो, ये एग्रीड वैल्यू है। आगे देखिएगा, कह रहा है द रिमेनिंग एसेट्स वर ट्रांसफर्ड टू एक्सवाई लिमिटेड एट द फॉलोइंग एग्रीड वैल्यूज। कह रहा है बाकी एसेट्स एक्सवाई लिमिटेड को ट्रांसफर किए गए इन वैल्यूज के ऊपर। कह रहे हैं प्रेमिसेस ट्रांसफर कर रहे हैं 170,000 की वैल्यू पे, प्रेमिसेस ट्रांसफर कर रहे हैं 170,000 की वैल्यू पे, जबकि प्रेमिसेस की वैल्यू 1,15,000 थी। प्रेमिसेस की वैल्यू 1,15,000 थी, ट्रांसफर कर रहे हैं 1,70,000 पे। मशीनरी 30,000, द रिमेनिंग व्हीकल्स, अच्छा 2 व्हीकल्स तो अंजलि और बेली ने रख ली ना अपने पास, जो बाकी व्हीकल्स थी वो 35,000 पे ट्रांसफर की गई। फिर उसके बाद इन्वेंट्री, नोट कीजिएगा, इन्वेंट्री ट्रांसफर हुई 9,000 की वैल्यू पर। आगे एग्जाम, अच्छा इसका मतलब ये बहुत क्लियरली एक चीज नजर आ रही है मुझे यहां पर, हामिद, हमजा, साद, सईद, शायान, मुतीब, अनस, बच्चों मुझे यहां पर एक चीज बहुत क्लियरली नजर आ रही है कि 5 एसेट्स में से 4 एसेट्स एक्सवाई लिमिटेड टेक ओवर कर रहा है, ट्रेड रिसीवेबल टेक ओवर नहीं कर रहा। आप देखो ट्रेड रिसीवेबल टेक ओवर नहीं हुआ, बल्कि ट्रेड रिसीवेबल के बारे में यह लिखा हुआ है, कैश कलेक्टेड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स वॉज 3,900। ये कैश किसने कलेक्ट किया होगा, ये कैश किसने कलेक्ट किया होगा? सर ये कैश कलेक्ट किया है अंजलि और बेली ने, ये कैश कलेक्ट किया है अंजलि और बेली ने, खुद कलेक्ट किया है। ऑलराइट किड्स, तो कैश कलेक्ट किया, किसने कलेक्ट किया? ओरिजिनल पार्टनर्स ने कलेक्ट किया। किसने कलेक्ट किया? ओरिजिनल पार्टनर्स ने कलेक्ट किया। और सर 3,900 कलेक्ट किया। अब आपके सामने मैं एक चीज आइडेंटिफाई करने जा रहा हूं, सर कितना कलेक्ट करना था? 4,000 कलेक्ट करना था, 4,000 कलेक्ट करना था, लेकिन कलेक्ट किया है 3,900, दैट मींस फुल कलेक्ट नहीं किया। ये बात हमें पता चल गई कि फुल कलेक्ट नहीं किया। फिर ट्रेड पेबल्स एक्सेप्टेड 7,100 इन फुल सेटलमेंट ऑफ अमाउंट्स ड्यू टू देम। नोट करो, एक्स वाई लिमिटेड ने ट्रेड पेबल्स लेने से भी मना कर दिया, बोला अंजलि बेली आप खुद अपने ट्रेड पेबल्स सेटल करो। तो सर ट्रेड पेबल्स को पेमेंट करनी थी 7,500, ट्रेड पेबल्स को पेमेंट करनी थी 7,500, ट्रेड पेबल्स को पे किया इन्होंने 7,100, डन। इसका मतलब ट्रेड पेबल्स को भी पूरी पेमेंट नहीं की। और आखिरी में कह रहा है कॉस्ट इन्वॉल्व इन डिसॉल्विंग द पार्टनरशिप वर 3,800, दिस सोल्यूशन कॉस्ट 3,800 थी, दिस सोल्यूशन कॉस्ट $3,800 की थी। अब आपको आगे
परचेज कंसिडरेशन की वर्किंग बता रहा है, डिटेल्स बता रहा है। कह रहा है एक्स वाई लिमिटेड ने जो ऑफर दी अंजलि और बेली को, सर वो थी $255,000 की। और ये किस तरीके से दी गई है, मैं यहां पर बच्चों, मैं यहां पर आपके सामने परचेज कंसिडरेशन की डिटेल्स लिस्ट कर रहा हूं। $255,000 की परचेज कंसिडरेशन है, राइट। कह रहा है सबसे पहले कह रहा है इसमें 60,000 7% प्रेफरेंस शेयर्स हैं, $1 ईच, जो कि बटेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज के हिसाब से। तो सर परचेज कंसिडरेशन में सबसे पहले तो कह रहा है प्रेफरेंस शेयर, सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर्स बेटा मैक्सिमम 10 मिनट्स ऊपर जाएगी, मैक्सिमम 10 मिनट्स ऊपर जाएगी, ठीक है ना। 9-10 इंशाल्लाह 15 मिनट्स में वाइंड अप हो जाएगा। नोट कीजिएगा, नोट कीजिएगा, अंडरस्टैंड कीजिएगा। तो सर $60,000 के प्रेफरेंस शेयर्स हैं हमारे पास, $60,000 के प्रेफरेंस शेयर्स हैं हमारे पास। उसके बाद कह रहा है जो बैलेंस है वो ऑर्डिनरी शेयर्स हैं, बैलेंस है वो ऑर्डिनरी शेयर्स हैं, और वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे अब उनके कैपिटल अकाउंट के बैलेंस के हिसाब से। तो सर अगर अगर 2,55,000 अगर 255 के परचेज कंसिडरेशन है और उसमें 60,000 के प्रेफरेंस शेयर्स हैं, तो सर क्या 195,000 के ऑर्डिनरी शेयर्स हो गए? क्या 195,000 के ऑर्डिनरी शेयर्स हो गए? यस सर, 195,000 के ऑर्डिनरी शेयर्स हो गए। आखिरी में ये कह रहा है जो भी हिसाब किताब अंजलि और बेली का बनेगा, अगर उनको पैसे मिलने हैं तो वो बैंक से निकाल लेंगे, अगर उनके ऊपर पैसे बनते हैं तो वो बैंक में पैसे डालेंगे और बिजनेस को वाइंड अप करेंगे। नोट कीजिएगा, आपसे कह रहा है A1 रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ अंजलि और बेली का, फिर कह रहा है कैपिटल अकाउंट्स बनाओ अंजलि और बेली का, और आखिरी में कह रहा है अच्छा पार्ट 3 ये हमारा अभी नहीं, इधर नहीं, लिमिटेड कंपनी के बाद ये हमारे लिए वर्किंग में आ जाएगा। चलें सिर्फ पार्ट A1 और A2 हमें अटेम्प्ट करना है। मैं आपके सामने रियलाइजेशन अकाउंट बनाने जा रहा हूं, फोकस कीजिएगा। दिस इज अ वेरी कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन ऑफ बिजनेस सेल, क्योंकि यहां कुछ एसेट्स ओनर लेके जा रहे हैं, सारे एसेट्स कंपनी टेक ओवर नहीं करी, कुछ रिसीवेबल्स कलेक्ट कर रही है पार्टनरशिप, पेबल्स को पे करिए पार्टनरशिप, कुछ एसेट्स ट्रांसफर हो रहे हैं एक्सवाई लिमिटेड को, और डिसोल्यूशन कॉस्ट भी आ रही है। बहुत मजा आएगा। पार्ट A1 नोट कीजिएगा, पार्ट A1 पेज नंबर 33, पेज नंबर 33, पार्ट A1। मैं आपके सामने यहां पर रियलाइजेशन अकाउंट बनाने जा रहा हूं। ऑल राइट, पेज 33, पार्ट A1 रियलाइजेशन अकाउंट, फोकस कीजिएगा। यहां आपके सामने बनाने जा रहा हूं रियलाइजेशन अकाउंट। ऑलराइट किड्स, अब ये बताओ सर सबसे पहला एसेट प्रेमिसेस है, सबसे पहला एसेट प्रेमिसेस है जिसकी वैल्यू है 115,000। सर जिसकी वैल्यू है 115,000 प्रेमिसेस। नोट कीजिएगा, गौर से देखिएगा, प्रेमिसेस के बाद अगला नॉन करंट एसेट है मशीनरी, जिसकी वैल्यू है 40,000। मशीनरी जिसकी वैल्यू है 40,000। अगला एसेट है व्हीकल, जिसकी वैल्यू है 78,000। 78,000 व्हीकल्स। देखते जाइएगा। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री है 15,000, इन्वेंट्री है 15,000।
नोट कीजिएगा, गौर से देखिएगा। अब आप मुझे ये बताएं, क्या ये चारों एसेट्स एक्स वाई लिमिटेड टेक ओवर कर रहा है? अपार्ट फ्रॉम टू व्हीकल्स, अपार्ट फ्रॉम टू व्हीकल्स इन द व्हीकल्स, क्या बाकी व्हीकल्स मिलाकर ये चारों एसेट्स एक्स वाई लिमिटेड टेक ओवर कर रहा है? क्या ये चारों एसेट्स अपार्ट फ्रॉम दीज टू व्हीकल्स, दो व्हीकल्स के अलावा बाकी व्हीकल्स मिलाकर, क्या ये चारों एसेट्स, प्रेमिसेस, मशीनरी, रेस्ट ऑफ द व्हीकल्स और इन्वेंट्री, क्या एक्स वाई लिमिटेड टेक ओवर कर रहा है? यस सर। नोट कीजिएगा, गौर से देखिएगा, गौर से देखिएगा। सर ऑफर क्या दे रहा है? एक्स वाई लिमिटेड, एक्स वाई लिमिटेड आपको परचेज कंसिडरेशन दे रहा है 255,000 की। ऑफर दे रहा है 2,55,000 की, 255,000 की आपको ऑफर दे रहा है। देखते जाइएगा, फोकस रखिएगा। ठीक है सर, सारे एसेट्स टेक ओवर हुए, लेकिन सर दो व्हीकल्स पार्टनर्स लेके गए अपने साथ। इसका मतलब वो दो व्हीकल्स एक्स वाई लिमिटेड ने टेक ओवर नहीं किए। तो सर जब एक्स वाई लिमिटेड ने टेक ओवर नहीं किए तो डिसोल्यूशन वाली एंट्रीज सामने आ जाएंगी, डिसोल्यूशन वाली एंट्रीज सामने आ जाएंगी। और सर डिसोल्यूशन में हमने ये पढ़ा है, हमने ये देखा है, हमने ये सीखा है कि जो रिसोर्सेस ओनर अपने पास रख लेते हैं डिसोल्यूशन के टाइम, वो उनके कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट होते हैं। इज दिस राइट? वो उनके कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट होते हैं। नोट कीजिएगा, गौर से देखिएगा। कैपिटल अकाउंट ऑफ अंजलि in respect of vehicle and capital account of Bailey in respect of vehicle, in regard of vehicle। अंजलि ने जो व्हीकल अपने पास रखी उसकी वैल्यू 15,000 और बेली ने जो व्हीकल अपने पास रखी उसकी वैल्यू 12,500। देखते जाइएगा। अब आप मुझे एक बात बताएं, क्या ये चारों एसेट्स यहां सेटल हो गए? प्रेमिसेस इसके अंदर इंक्लूडेड है, मशीनरी इसके अंदर इंक्लूडेड है, कुछ व्हीकल्स इधर इंक्लूडेड है, एक व्हीकल यहां है, एक व्हीकल यहां है, और सर इन्वेंट्री यहां है। तो आप नोट करें, आप नोट करें, ये चारों नॉन करंट एसेट्स यहां सेटल हो गए। इसके बाद सर एक और करंट एसेट है जिसका नाम है ट्रेड रिसीवेबल, और ट्रेड रिसीवेबल एक्स वाई लिमिटेड ने टेक ओवर नहीं किया, तो हम डिसोल्यूशन वाली एंट्रीज इंक्लूड करेंगे। और डिसोल्यूशन में हमने पढ़ा था, अगर ट्रेड रिसीवेबल्स पूरे कलेक्ट हो जाएं तो रियलाइजेशन में नहीं आएंगे, लेकिन सर यहां पूरे कलेक्ट नहीं हो रहे। ट्रेड रिसीवेबल्स की वैल्यू थी, ट्रेड रिसीवेबल्स की वैल्यू थी 4,000, 4,000। देखते जाइएगा, 4,000। लेकिन सर ट्रेड रिसीवेबल्स सिर्फ कलेक्ट हुए 3,900। देख लीजिएगा, 3,900। यहां लिखूंगा बैंक और यहां लिखूंगा ट्रेड रिसीवेबल। यह आपके लिए कोई नई अनोखी चीज नहीं होनी चाहिए, ये पार्टनरशिप डिसोल्यूशन में पढ़ चुके हैं हम। और सर हमारे पास एक ट्रेड पेबल्स भी तो है, सर हमारे पास एक ट्रेड पेबल भी तो है, और अंजलि और बेली ने ट्रेड पेबल खुद सेटल किया है। 7,500 के ट्रेड पेबल्स थे, 7,500 के ट्रेड पेबल्स थे, लेकिन उन ट्रेड पेबल्स को पे किया है 7,100, 7,100। फुल पे नहीं किया, रियलाइजेशन में आएगा, फुल पे नहीं किया, रियलाइजेशन में आएगा 7,100। बैंक के रेफरेंस से लिखेंगे ट्रेड पेबल, बैंक के रेफरेंस से लिखेंगे ट्रेड पेबल। नोट कर लीजिएगा, फोकस कर लीजिएगा। सर इसके अलावा एक अदर डिसोल्यूशन कॉस्ट भी आई है ना हमारी,
डिसोल्यूशन कॉस्ट भी तो आई है हमारी। तो सर डिसोल्यूशन आई है हमारे पास 3800, 3800। अब आप जरा गौर से देखें, प्लीज फोकस कीजिएगा, नोट कीजिएगा। सर क्या डेबिट साइड ग्रेटर है या क्रेडिट साइड ग्रेटर है? अंडरस्टैंड कीजिएगा, क्रेडिट साइड क्लियरली ग्रेटर है। अगर मैं क्रेडिट साइड को टोटल करूं ना, क्रेडिट साइड को टोटल 7,500, 255,000, 15,000, 12,500, 3,900, सर टोटल आ रहा है 293,900। गौर से देख लीजिएगा, 293,900, गौर से देख लीजिएगा। तो सर अब डेबिट साइड को अगर लेना, 115,000 प्लस 40,000 प्लस 78,000 प्लस 15,000 प्लस 4,000 प्लस 7,100 प्लस 3,800, सर 262,900 होती है। इसका मतलब ये है कि सर हमारे पास डिफरेंस आ रहा है, नोट करना, 31,000 का। सर ये क्या है 31,000? अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, ये गुडविल और प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन मिलाकर है। ये गुडविल और प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन मिलाकर है। मैं आपको सिखा रहा हूं, बता रहा हूं, बार बार बता रहा हूं कि सर आप सीखें गुडविल और प्रॉफिट प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन की वर्किंग अलग अलग करना। आप सीखें गुडविल और प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन की वर्किंग को अलग अलग करना। मैं आपके सामने इनकी वर्किंग करने जा रहा हूं, नोट कीजिएगा। जब हम गुडविल और प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन की वैल्यूज निकालेंगे ना, तो वो दोनों मिला के 31,000 बननी चाहिए। कैसे निकालेंगे सर गुडविल की वैल्यू और प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन? ये देख लीजिएगा, आपके सामने वर्किंग कर रहा हूं, गौर से देखिएगा। सर सबसे पहले प्रेमिसेस जिसकी वैल्यू 115,000 थी, मैं यहां पे इनकी नेटबुक वैल्यूज लिखूंगा। मैं यहां पर इनकी नेटबुक वैल्यूज लिखूंगा और यहां पर इनकी रियलाइज वैल्यूज लिखूंगा। सर प्रेमिसेस जिसकी वैल्यू नेटबुक वैल्यू 115,000 थी, रियलाइज हुई 170 पे, रियलाइज हुई 170 पे। देखते जाइएगा, गौर से देखते जाइएगा। तो सर प्रॉफिट हो गया 55,000 का, प्रॉफिट हो गया 55,000 का। ठीक हो गया। आगे देखिएगा, मशीनरी जिसकी वैल्यू थी 40,000, रियलाइज हुई 30,000 पे, 30,000 पे। इसका मतलब मशीनरी पे लॉस हो गया 10,000 का। ठीक हो गया। इसके बाद व्हीकल्स की वैल्यू थी 78,000। इसमें से अंजलि ने एक व्हीकल रखी 15,000 की, बेली ने रखी 12,500 की, और बाकी व्हीकल्स रियलाइज हुई 35,000 पे। सर सारी व्हीकल्स मिलाकर 62,500 पर रियलाइज हुई। इसका मतलब व्हीकल्स पे नुकसान हो गया 15,500 का। फिर सर इन्वेंट्री जिसकी वैल्यू थी 15,000, रियलाइज हुई 9,000 पे, रियलाइज हुई 9,000 पे। सर 6,000 का नुकसान हो गया। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल्स जिनसे कलेक्ट करने थे 4,000, कलेक्ट किए 3,900, नुकसान हो गया 100 का। गौर से देखिएगा। उसके बाद ट्रेड पेबल्स 7,500, 7,500 हमें कलेक्ट पे करने थे, हमने पे किए 7,100, फायदा हो गया 400 का।
और नोट कर लेना, नोट कर लेना डिसोल्यूशन कॉस्ट। डिसोल्यूशन कॉस्ट भी तो नुकसान दे गई ना पार्टनरशिप को। 3800 का डिसोल्यूशन कॉस्ट। तो सर अब अगर मैं इनकी वर्किंग कर लूं, 55,000 माइनस 10,000 माइनस 15,500 माइनस 6,100 प्लस 400 माइनस 3,800, सर प्रॉफिट प्रॉफिट आया 20,000 का। प्रॉफिट आया 20,000 का। अब जरा ये तो देख लो, इसको अगर रियलाइज वैल्यू को हम टेक ओवर वैल्यू की बात करें, टेक ओवर वैल्यू की, नोट कीजिएगा, गौर से देखिएगा, लिमिटेड कंपनी ने, एक्स वाई लिमिटेड ने कितने रुपए के एसेट्स टेक ओवर किए, कितनी वैल्यू के एसेट्स टेक ओवर किए? 170 प्लस 30 प्लस 35 प्लस 9, सर 244,000 के एसेट्स टेक ओवर कर रहे हैं और ऑफर दे रहे हैं 2,55,000 की। क्यों 11,000 क्यों ज्यादा ऑफर कर रहे हैं? 11,000 गुडविल। तो आप देखो 11,000 गुडविल और 20,000 प्रॉफिट, आ गई ना 31,000 की वैल्यू। देखो 31,000 की वैल्यू निकाल ली हमने। तो सर 31,000 की वैल्यू जो आई हमारे पास, वो 11,000 गुडविल और 20,000 प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। ये लीजिए सर, रियलाइजेशन अकाउंट हमारे पास डन हो गया। वी आर डन विद द रियलाइजेशन अकाउंट। मुझे बताएं क्या रियलाइजेशन अकाउंट में कोई प्रॉब्लम? मुझे बताएं क्या रियलाइजेशन अकाउंट में कोई प्रॉब्लम? मुझे बताएं क्या रियलाइजेशन अकाउंट में कोई प्रॉब्लम? अब आप गौर से देखें, आपसे मांग रहा है कैपिटल अकाउंट, आपसे मांग रहा है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में ओपनिंग अवेलेबल है, ये रहे कैपिटल अकाउंट के ओपनिंग बैलेंस बीडीज, ठीक है। उसके बाद पार्टनर्स के करंट अकाउंट तो कुछ भी नहीं है। उसके बाद गुडविल की अमाउंट पार्टनर्स को ट्रांसफर की जाएगी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर किया जाएगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, और उनको फिर प्रेफरेंस शेयर दिए जा रहे हैं और ऑर्डिनरी शेयर्स दिए जा रहे हैं। तो उनको प्रेफरेंस शेयर दिए जा रहे हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से, और ऑर्डिनरी शेयर्स दिए जा रहे हैं उनको उनके कैपिटल अकाउंट के प्रोपोर्शन के हिसाब से। ठीक हो गया। तो ये कैपिटल अकाउंट आप वर्किंग कर लीजिएगा, कैपिटल अकाउंट की आप वर्किंग कर लीजिएगा। यू कीप दिस एज योर होमवर्क।